Assalamu alaikum class, this is Tanveer Ali. I hope you are all well and enjoying great health in this worst pandemic. So today the topic of my presentation is the sea, that is written by the Edward Bond. Now I am enlisting some main points of this play. These are character introduction, second one is the key fact, third one is the title's significance, number 4 is the symbols and themes, and number 5 is the character list. First of all, I would like to explain the first topic, that is character introduction. So as we know that this play was written by the Edward Bond, who was born on 18th July 1934 in Holloway, North London. Basically, by profession, he is a playwright, screenwriter and poet and a theatre director. As well as he was the UK's greatest influenced playwright. But as well as he was an atheist and great humanitarian. Atheist mean a person who doesn't believe on any god. In my sense, as we know that a Christian believed on 3 gods, but he doesn't believe on any god because he was an atheist. But he was a great humanitarian. He always focused to the humanity. One most important thing about him, that he mostly plays that he wrote only for the sake of the screen performance rather than the theory. His focus only for the screenplay. So I can say that the mostly plays he wrote for the sake of the screenplay. So here are the some themes that are closely related to the life, and we can say that this play is a closely relatable to the life because his themes are very closely to the life. The first one is the symbol of fear and destruction and the rebirth. As we know that कि जैसे हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी जो है वो स्मूथली नहीं चल रहा होता। तो जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं हमें बहुत सी मुश्किलात जो है वो फेस करना पड़ती हैं। उसके बाद हमें जाके जो है वो हमारी लाइफ दोबारा से एक नए ट्रैक पे आती है और स्मूथली चलती है। द नंबर ऑफ इसके बाद आ जाता है द सिंबल ऑफ फियर एंड वर्ल्ड वार। तो इसमें वर्ल्ड वार का भी फियर आ रहा है क्योंकि जिस वक्त जो है वो राइटर जो है वो पैदा हुआ था उस वक्त या उसके राउंड अबाउट जो है ना वो वर्ल्ड वार चल रही थी, सेकंड वर्ल्ड वार, क्योंकि ये पैदा हुए हैं 1934 में और 1935 से 45 तक वर्ल्ड वार 2 जो है वो लड़ी गई थी या चली थी। इसके बाद आ जाता है जी लाइफ इटसेल्फ लाइक अ सी, कि ज़िंदगी खुद एक समंदर की तरह है कि इसमें सब कुछ अनप्रडिक्टेबल होता है। हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है। उसके बाद आ जाता है जी द बिहेवियर ऑफ सी इज़ अनप्रडिक्टेबल। यही बात मतलब कि हमारी जब हम समुंदर में सफ़र करते हैं तो समुंदर में नहीं पता होता कि आगे जाके सी स्टॉर्म आएगा या फ्लड आ जाएगा या क्या आएगा, कि उसकी वेव्स जो हैं वो कितनी मतलब कि इंटेंसिटी की होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वी आर टोटली अनप्रडिक्टेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ द सी। इसी तरह हम लाइफ के बिहेवियर से भी बिल्कुल अनअवेयर होते हैं बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ हमारे साथ आगे जाके क्या करने वाली है, हमारे साथ क्या होगा। सो दिस इज़ अनप्रडिक्टेबल फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे वॉइज कोलिन है वो वॉइज पे जाता है और मतलब फिर वो समंदर में डूब के मर जाता है क्योंकि वो अनप्रडिक्टेबल था, उसको नहीं पता था। इसी तरह जो है तो मेरे पास एक और करैक्टर है जिसका नाम है ड्वेंस कहता है आई नो लिटिल अबाउट द सी बट वी कैन नॉट प्रडिक्ट इट। वो कहता है कि मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा समंदर के बारे में थोड़ा सा जानता था लेकिन मैं इसके बिहेवियर से या हम इसके बिहेवियर से प्रडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होगा या इसका बिहेवियर फर्दर कैसा होगा। दिस इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल एंड दिस इज़ टोटली फॉर अवे फ्रॉम आवर थिंकिंग। एक और चीज़ जो है वो वर्ल्ड वार 2 के रिलेट है कि वर्ल्ड वार 2 वाज बीइंग फॉट और मतलब कि ये था कि जब लड़ी गई थी ना ये वर्ल्ड वार 2, सो आई मीन टू से दैट द वर्ल्ड वार 2 वाज बीइंग फॉट एट और अराउंड दैट टाइम ही वाज 5 years ओल्ड। मैंने आपको वो बात पीछे बताई है कि जब वर्ल्ड वार 2 लड़ी गई है तो उस वक्त जो राइटर थे वो 5 years के थे एंड 5 years चिल्ड्रन कैन ऑब्ज़र्व ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द सोसाइटी। तो जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो सोसाइटी से बहुत सी चीज़ें लर्न करना शुरू कर देता है। तो दिस वर्ल्ड वार हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड
and in the result of this world war he shaped out his theme. तो इसने अपनी थीम्स को जो है वो शेप्ड आउट किया है। इसकी थीम में वही टेरर, वही वायलेंस और वही डिस्ट्रक्शन नज़र आती है जो वर्ल्ड वार 2 में नज़र आती है। तो इस तरह ये वर्ल्ड वार 2 से भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेट कर रहा है। तो इसके बाद हम फर्दर जो है इसके बारे में डिटेल जो है वो बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ड बॉन्ड के बारे में। एडवर्ड बॉन्ड के बारे में जॉर्ज स्टर्नर जो हैं वो एक लिटरेरी पर्सन थे। उन्होंने एडवर्ड बॉन्ड के बारे में ये कहा था, इफ़ देयर हैज़ बीन अ recent tragedian in a genuine sense, it is probably एडवर्ड बॉन्ड। लाइक वो एडवर्ड बॉन्ड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, उनके ये वर्ड जो थे वो उनके लिए थे। उसके बाद हम इसके की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर जो हमारा दूसरा पॉइंट है, तो उसमें ये कहता है कि प्ले जो है उसका एक एक्ट है, लेकिन इसको जो है वो टोटल 8 सीन्स हैं इसके। और ये जो है वो 1933 के टाइम में जो है वो लिखा गया था। उसके बाद इसमें ब्लैक कॉमेडी का यूज़ हुआ है और इसमें मल्टीपल सेटिंग्स हैं, लेकिन इसमें ईस्ट एक्सिसा यूनाइटेड टाइम पीरियड जो है वो उसको जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन्ड है 1907 में जो हुआ था। उसके बाद इसमें जो करैक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम जो है इसमें वो चेरी ऑर्चर्ड का है। और दूसरा है इसमें करैक्टर मिसेस रॉफ़ी। तो मिसेस रॉफ़ी जो हैं वो एक काइंड ऑफ घमंडी टाइप की औरत हैं, जो है तो होलो, लेकिन शी प्रिटेंड टू बी अ एलीट क्लास। तो जैसे वो एलीट क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन वो एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करती। उसको अच्छा लगता है लोगों के ऊपर रौब जमाना और उनकी इंसल्ट करना, बिकॉज शी इज़ अ इमोशनलेस लेडी एंड शी वांट्स टू शो हिज क्लास, बट शी डजंट बिलोंग टू द अपर क्लास। बेसिकली शी इज़ अ होलो लेडी। उसके बाद हमारे पास आता है जी हैच का। तो बेसिकली ये एक पर्सन था जो कि अ पर्सन हु सेल्स टेक्सटाइल फैब्रिक्स। तो ये हैश जो है वो ये टेक्सटाइल फैब्रिक्स का काम करता था। लेकिन ये इसने कहा था, ये जब यूएफओ आया था तो इसने कहा था कि ये आपके माइंड्स को जो है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको यूएफओ का मतलब मैं बताता चलूँ। यूएफओ मीन्स अनआइडेंटिफाइड फॉल एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, तो इनके बारे में ये इसने बताया था। क्योंकि उस वक्त ये जो एरा चल रहा था, एवरीवन आर स्ट्राइविंग एंड स्ट्रगलिंग हार्ड टू सर्वाइव देमसेल्व्स एंड अनफेवरेबल फ्रॉम द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है जी चेंज। तो चेंज में क्या है जी, इसमें चेंज में ये था कि इसमें लोगों में इन डिफरेंट टाइप का जो है वो एटीट्यूड आ गया था। एंड पीपल वर अफ्रेड ऑफ यूएफओ। यूएफओ मीन्स अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स एंड फॉल एंड ऑब्जेक्ट्स। एंड द थर्ड, उसमें जो तीसरी चीज़ थी, पीपल आर नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द चेंज, बिकॉज वो कहते थे कि अगर हमारी लाइफ में चेंज आ जाएगा वो तो हम पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। उसमें इंडस्ट्रियल चेंज भी आया था, उसमें बहुत से चेंज आए थे, बट पीपल आर नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द चेंज। एंड थर्ड वन इज़ द हैश में आपको पहले बता चुका हूँ। तो हैश के बारे में एक बात ये थी कि हैश इसमें कहता था, देयर ब्रेन्स आर टेकन आउट एट नाइट बिट बाय बिट, रिप्लेस्ड बाय द आर्टिफिशियल मटेरियल ब्रॉट हेयर इन एयर शेप। तो उसमें वो कहते हैं कि एक तो ये हैश का था कि मतलब हैश ने ये वाली बात की कि मतलब वो आपके माइंड को जो है वो टोटली रिप्लेस कर देगा। लेकिन इसके साथ में फिर एक और बात है कि दे शुड एक्सेप्ट चेंज। उनको चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, इसको अगर हम सी के साथ जो है वो हम इसको कंपैरिजन करें, तो हमारी लाइफ में अगर देखें कि सी जो है वो उसकी एक लहर आती है, वो एक इंटेंसिटी से आती है, उसकी दूसरी लहर आती है वो और इंटेंसिटी से आती है। तो इसी तरह जो लाइफ में चेंज है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। तो हमें मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए चेंज को। उसके बाद जो है वो मिस्टर एवंस की बात आती है। तो मिस्टर एवंस जो हैं, तो उस वक्त एक तो ये था कि बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गए थे वार की वजह से, और लोगों में होप का कोई भी फैक्टर जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। पीपल जो हैं वो होपलेस हो गए थे। तो इसमें वो एक बात करते हैं कि माई नेम, माई गुडविल,
माई होल लाइफ वर्क इज़ एट स्टेक, आई एम ऑन द एज ऑफ आ टेरिबल डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर एक होता है कि आपकी लाइफ में सडन जो चेंज है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, तो ये वाला। उसके बाद आ जाता है जी फॉल्स मोरालिटी। फॉल्स मोरालिटी क्या होता है? फॉल्स मोरालिटी में ये था कि पीपल जो हैं, जो वो लोग जो हैं वो मॉरली वीक हो गए थे, उस उनमें जो मतलब कि कोई भी एहसास बाकी नहीं रहा था, और उसके बाद एथिक्स, लव, कंपैशन वगैरह वो सब कुछ जो है ना वो उनका ख़त्म हो चुका था। उसके बाद आ जाता है जी पॉलिटिकल अफेयर्स। तो इसमें ये था कि पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की बेस पे जो हार्मनी और पीस जो था टाउन का, उसको जो था वो तबाह कर दिया गया था। उसके बाद आ जाता है ड्यूटीनेस एंड इनजस्टिस। तो इसमें नो वन इज़ सिंसियर टू हिज जॉब, कोई भी अपनी जो है वो जॉब के साथ सिंसियर नहीं था। तो मतलब जैसे कि कॉलिन की बात करते हैं, कॉलिन जब गया है तो इसमें वो अपने साथ कोई भी सी गार्ड वगैरह नहीं लेके गया। ड्यू द एब्सेंस ऑफ द सी गार्ड वो जनाब डूब गया, वो मर गया। तो इसमें एक बात, मैं शायद मुझे कोई ये रॉफ़ी की बात है या किसकी बात है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। वो कहती है कि आई शैल गो एंड अलर्ट द टाउन कांस्टेबल एट इट्स ओनली द मिड डे, आई सपोज ही विल स्टिल इन बेड। कहती है कि मैं जब टाउन के जो कांस्टेबल थे उनको अलर्ट करने के लिए गई हूँ, तो वो एक मिड डे था, और लेकिन वो उस वक्त भी तब भी अपने बेड पे ही थे, और मैंने सोचा था कि वो मतलब कि अपनी जॉब पे होंगे। इतनी मतलब कि इनजस्टिस अपनी जॉब के साथ कर रहे हैं वो। उसके बाद आ जाता है जी सैनिटी और इनसैनिटी की बात आ जाती है यहाँ पे। तो एवंस जो है वो एक शराबी बंदा है, ठीक है ना, वो शराब पीता रहता है। लेकिन एक और चीज़, दैट ही वाज द मोस्ट विटी पर्सन ऑफ दिस प्ले। मतलब कि जो भी वो बात करता है वो फ़िलासफ़िकली बात करता है, वो कोई आम बात नहीं करता, लेकिन वो ज़िंदगी के हालात को सामना नहीं करना चाहता। बट वो जो बात करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है। वो कहता है, वो एक कीन ऑब्ज़र्वर है। उसमें वो कहता है, ये जो एवंस है, सॉरी, वो विली से कहता है। विली जो है वो एवंस का 7 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड है और बहुत ज़्यादा इनमें अंडरस्टैंडिंग है। वो कहता है, आई ड्रिंक टू कीप सेन, आई ड्रिंक टू कीप सेंस, देयर इज़ नो हार्म इन लिटिल आई ड्रिंक्स। तो इसमें वो ये एक फ़िलोसफिकल लाइन है कि वो कहता है कि मैं अगर पीता हूँ तो मतलब मुझे तभी ही समझ आती है इस सब चीज़ों की, मतलब कि वो अपने आप को इन सब चीज़ों में जो है वो टॉक्सिकेटेड पर्सन है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा विटी पर्सन भी है। उसके बाद आता है एक्योटिक पिक्चर। तो एक्योटिक पिक्चर में आप देखें कि द राइटर डिपिक्ट द सी स्टॉर्म, डेथ, डिस्ट्रक्शन। दीज आर द aquatic pictures of this play. Like there is no element of the hope, and there is a less element of the hope in this play, because people were the uh, uh, hopeless due to the destruction and the fear of the fear of the sea. So here I'm going to put another quotation, that is, in this town you cannot get away from the sea, दिस टेरिबल सी, दिस टेरिबल लाइफ। तो ये इसमें कहता है कि आप यहाँ रहते हुए, इस टाउन में रहते हुए समुंदर से दूर नहीं भाग सकते। इसी तरह आप लाइफ में जो है वो मुश्किलात से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि जहाँ पे लाइफ होगी वहाँ पे मुश्किलात तो फिर होंगी ही। तो उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सिंबल्स कौन से हैं जी, वो किस किस चीज़ को जो है वो डिपिक्ट करते हैं। तो टाइटल जो है वो डिपिक्ट करता है डेथ को। As we know that sea is the pure depiction of death, fear, destruction. So sea storm जो है वो भी डेथ को प्रिडिक्ट कर रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है। UFO stands for unidentified fallen objects। तो ये fear and change को भी मतलब कि डिपिक्ट करता है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई, चेंज, लेकिन पीपल डोंट बी एबल टू एक्सेप्ट द चेंज। उसके बाद टेक्निक इसमें क्या हुई है जी, इसमें प्ले विद इन प्ले जो है वो टेक्निक यूज़ हुई है, जैसे कि कंट्रास्ट बिटवीन सैनिटी इन सैनिटी, हार्मनी इन हार्मनी, लव एंड हेटेड, रिदम एंड
क्यूसिस, उसके बाद हिपोक्रेसी, सो कॉल्ड आर्टिस्ट जो थे उसमें जो क्लासिकल राइटर थे, क्लासिकल जो थे वो जैसे राइटर जैसे कि हैमलेट जो है शेक्सपियर में वो ये वाला प्ले टू प्ले, प्ले विद इन प्ले की जो है वो टेक्निक यूज़ करता है। उसके बाद यहाँ पे एक और है, वो है डोरबेल ऑफ हैट्सशॉप। तो ये कोई इस प्ले में 11 बार जो है वो डोरबेल बजी है। तो ये एक किस चीज़ से डर भी, ये एक सो दिस इज़ द साइन ऑफ द डेंजर फ्रॉम द एलियंस। ये एक एलियन से डर का भी एक साइन है। अलार्म फॉर द चेंज, चेंज के लिए भी ये है एक। उसके बाद आता है जी परचेज ऑफ कर्टन्स, नथिंग लेस और होलोनेस को ये शो करता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मिसेस रॉफ़ी हैं, जिन्होंने विदाउट एनी रीज़न जो है इसको परचेज़ किया सिर्फ अपनी क्लास को शो करवाने के लिए। उसके बाद आ जाता है जी अनार्ची एंड डलनेस।